जब हम सुबह उठकर अपनी रसोई में जाते हैं, गैस का नॉब घुमाते हैं और चाय का पानी उबलने के लिए रख देते हैं, तो ये एक आम सी बात लगती है ना? बिल्कुल एकदम आम और नीरस सी घटना। लेकिन कभी अगर ध्यान से सोचें तो उस गैस के चूल्हे की नीली आंच का जो कनेक्शन है वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी समुद्र में घूम रहे जंगी जहाज़ों से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये एक ऐसा नजरिया है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और डिप्लोमेसी तो बस अखबारों के पहले पन्ने की बातें हैं और रसोई गैस हमारे घर का मसला है। वही तो। लेकिन हकीकत यह है कि आज के वक्त में ना लोकल और ग्लोबल के बीच की लाइन सिर्फ धुंधली नहीं हुई है, वो पूरी तरह से मिट चुकी है। और आज की इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है, अनमिस चुकी लाइंस को समझना। आज हमारे सामने कई अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स, ताज़ा सरकारी डेटा और कुछ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स का एक बड़ा स्टैक है। राइट। हमारा टारगेट है इन बिखरे हुए डॉट्स को कनेक्ट करना। हम डिकोड करेंगे कि दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स से लेकर हमारे डिजिटल राइट्स तक का सफर कैसे तय होता है और इन सब का सीधा असर एक आम नागरिक या प्रशासन की तैयारी कर रहे किसी छात्र पर क्या पड़ता है। इसको ना एक मास्टर क्लास की तरह देखा जा सकता है। हम बिना किसी पॉलिटिकल बायस के सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के क्यों और कैसे पर बात करेंगे। मतलब किसी पॉलिसी के पीछे का जो असली सो व्हाट फैक्टर है उसको खंगालने वाले हैं आज। तो चलिए सीधे उस समुद्र की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, यानी पश्चिम एशिया और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। जो ताज़ा रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उनके हिसाब से ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन अभी अपने पीक पर है। खबर है कि किसी अमेरिकी हमले में आयरिस देना नाम का एक ईरानी जहाज निशाना बना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिप्लोमैटिक मूव हुआ है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, यानी हॉर्मोज जलडमरू मध्य में, भारत, चीन और रशिया जैसे मित्र देशों के जहाज़ों को सेफ पैसेज देने का ऐलान किया है। हाँ, और ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और क्राइसिस के वक्त भारत और श्रीलंका ने जो मदद की उसकी ईरान ने खुलेआम तारीफ भी की है। तो ये पूरी सिचुएशन मुझे डोमिनोज के खेल जैसी लगती है। मतलब हॉर्मोज में एक जहाज रुकता है तो उसका सीधा असर हमारे मोहल्ले के पेट्रोल पंप पर पड़ने लगता है। आपकी डोमिनोज वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ एक समुद्री रास्ता मत समझिए। अच्छा। ये दुनिया की इकोनॉमी की मेन आर्टरी है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पतले से चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। तो जब ईरान कहता है कि वो भारत या चीन के जहाज़ों को सेफ रास्ता दे रहा है, तो वो सिर्फ दोस्ती नहीं निभा रहा, वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है। वो कैसे? पहला तो वो अमेरिका और पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि इस रास्ते का असली बॉस वही है, और दूसरा वो अमेरिका के खिलाफ अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक शील्ड तैयार कर रहा है। मतलब ये इंश्योर करके कि भारत और चाइना जैसे बड़े बायर्स उसके फेवर में खड़े रहें। स्मार्ट मूव। लेकिन भारत भी तो इस जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के भरोसे चुप नहीं बैठा है। जो सरकारी डेटा हम देख रहे हैं वो दिखाता है कि सरकार पैनिक से बचने के लिए कितनी बड़ी तैयारी कर रही है। बिल्कुल, डेटा काफी इंप्रेसिव है। हाँ, भारत ने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आज हमारे पास 60 दिन का क्रूड ऑयल और 1 महीने का एलपीजी रिजर्व मौजूद है। यानी टोटल 74 दिन की कैपेसिटी है हमारे पास। इसके अलावा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन में भी 40% का उछाल आया है। जी। अब यहाँ एक चीज समझाइए मुझे, ये 74 दिन सुनने में बहुत बड़ा नंबर तो नहीं लगता। किसी देश के लिए 2.5 महीने का रिजर्व होना कूटनीति में क्या मायने रखता है? देखिए, 74 डेज नॉर्मल लाइफ में कम लग सकते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा शॉक अब्जॉर्बर होता है। शॉक अब्जॉर्बर? हाँ, मान लीजिए कल को हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, तो इन 74 डेज का मतलब है कि भारत की इकोनॉमी अचानक से ठप नहीं होगी। राइट। सरकार और डिप्लोमैट्स के पास पूरे 2.5 महीने का बफर टाइम होगा। इस टाइम में वो या तो कोई डिप्लोमैटिक सोल्यूशन निकालेंगे या फिर किसी दूसरे देश से नई सप्लाई चेन सेटअप कर लेंगे। और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन 40% बढ़ा है, वो ये साबित करता है कि भारत अब क्राइसिस के वक्त सिर्फ इंपोर्ट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। इंपोर्टर डिपेंडेंस की बात आई है तो इसी डेटा स्टैक में एक और एक्सपेरिमेंट का जिक्र है जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लोकल करेंसी वाला? हाँ, वही। भारत लगातार मजबूत होते डॉलर और इन्फ्लेशन से बचने के लिए जीसीसी कंट्रीज यानी खाड़ी देशों के साथ लोकल करेंसीज में ट्रेड करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि इससे 1 से 2% की कन्वर्जन कॉस्ट बचेगी। अब मुझे यहाँ थोड़ा टोकने दीजिए, अरबों डॉलर के ट्रेड में सिर्फ 1-2% बचाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम क्यों बदला जा रहा है?
क्या सच में ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा बचना तो यहाँ सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। असली गेम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। वही इंडिपेंडेंस वाली बात। एग्जैक्टली। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की एक तरह की मोनोपोली है और इस मोनोपोली को वेपनाइज भी किया जा सकता है। जैसे रशिया के साथ हुआ? बिल्कुल। अगर कल को किसी जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट के चलते कोई सुपर पावर भारत पर सैंक्शंस लगा दे या डॉलर के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दे तो हमारी पूरी इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है। तो लोकल करेंसीज में ट्रेड करके भारत दरअसल फ्यूचर के इकोनॉमिक शॉक्स के खिलाफ एक पैरेलल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, एक बैकअप पाइपलाइन कह लीजिए। यानी हम किसी एक करेंसी के मोहताज नहीं रहना चाहते। और ये ऑटोनॉमी सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी एयर डिफेंस में भी साफ दिख रही है। S-400 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ताज़ा अपडेट के मुताबिक रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो 2 यूनिट्स यूक्रेन वॉर की वजह से पेंडिंग थी, वो अब नवंबर 2026 तक भारत को मिल जाएंगी। और सोचिए, एक तरफ हम रशिया से डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं और दूसरी तरफ फ्रांस में G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, जहां हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मौजूद हैं। ये एक क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट है। और इसी बीच चाइना के वांग ई ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स में भारत के साथ कोऑपरेशन की बातें कर रहे हैं। ये सब एक साथ कैसे चल रहा है? यहाँ हमें भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है। S-400 सिस्टम हमारे एयर स्पेस के लिए एक गेम चेंजर है। भले ही वो रशिया से आ रहा हो, पर साथ ही भारत वेस्टर्न कंट्रीज के कोर ग्रुप यानी G7 की टेबल पर भी अपनी जगह पक्की कर रहा है। और चाइना का ये अचानक से ग्लोबल साउथ के नाम पर कोऑपरेशन का राग अलापना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, ये प्योरली एक डिफेंसिव डिप्लोमेसी है। चाइना जानता है कि भारत अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत करीब जा रहा है, तो वैंग ये ग्लोबल साउथ का कार्ड खेलकर भारत को एक नॉन वेस्टर्न ग्रुप में उलझा कर रखना चाहते हैं, ताकि चाइना अकेला ना पड़ जाए। वही तो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब अपने अपने लेवरेज तलाश रहे होते हैं। सही कहा। तो ये तो बात हुई कि स्टेट कैसे अपनी फिजिकल बॉर्डर्स, अपने आसमान और अपने खजाने को सेफ कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में स्टेट को सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि हवा और इनविजिबल नेटवर्क्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है। मेरा मतलब है एनवायरनमेंट और हमारी डिजिटल दुनिया। हाँ, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ सरकार का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ता है। एनवायरनमेंट के फ्रंट पर अगर देखें तो भारत ने 2035 के लिए अपने NDCs यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपडेट कर दिया है, और इसके टारगेट्स काफी एग्रेसिव लग रहे हैं। जैसे 2035 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 60% तक ले जाना, एमिशन इंटेंसिटी को 47% घटाना और करीब 4 बिलियन टन का कार्बन सिंक तैयार करना। मतलब ऑन पेपर तो ये सब बहुत पॉजिटिव लगता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ऐसे टारगेट्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन इसके पैरेलल जो एक और चीज हो रही है, वो मुझे पर्सनली थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही है। आप साइबर स्पेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हमारे पास जो सर्ट इनका डेटा है, उसके मुताबिक 2025 में 29,44,000 साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स दर्ज किए गए। बाप रे, ये नंबर तो काफी बड़ा है। भेज रही हैं हर दिन 290 नोटिसेस। हाँ, अब तक 1,11,000 से ज्यादा सस्पिशियस ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक किए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इनटेक कंपनीज को नोटिस मिलने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होता है। ओह, सिर्फ 3 घंटे? हाँ। अब मुझे यहाँ एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ तो हम हवा से कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लगता है जैसे हम इंफॉर्मेशन एमिशन को भी इनविजिबल तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन एमिशन वाला कंपैरिजन बहुत डीप है। अगर हम इस सेक्शन 79(3)(b को ध्यान से समझें तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर देता है। सरकार का लॉजिक यहाँ बिल्कुल साफ है कि फेक न्यूज जल्दी फैलती है। एग्जैक्टली। डिजिटल दुनिया में अफवाहें या दंगे भड़काने वाली न्यूज जंगल की आग की तरह फैलती हैं। ये 3 घंटे का विंडो इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी डेंजरस इन्फॉर्मेशन को वायरल होने से पहले ही रोका जा सके। स्टेट के लिए नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करना सबसे ऊपर है। लेकिन वेट, क्या 3 घंटे का वक्त प्रैक्टिकल है? मान लीजिए मैं एक टेक कंपनी चला रहा हूं, मुझे नोटिस मिलता है। अब मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं क्रॉस चेक कर सकूं कि वो कंटेंट सच में खतरनाक है या सिर्फ सरकार की आलोचना कर रहा है। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। तो मैं खुद को लीगल प्रॉब्लम से बचाने के लिए क्या करूंगा? मैं बिना सोचे समझे उस पोस्ट को डिलीट कर दूंगा। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ओवर कंप्लायंस कहते हैं। ओवर कंप्लायंस? हाँ, मतलब
डर के मारे प्लेटफॉर्म्स ज़रूरत से ज़्यादा सेंसरशिप करने लगते हैं और यहीं पे नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच का असली टकराव शुरू होता है। साइबर क्राइम रोकना स्टेट की ड्यूटी है, पर इस प्रोसेस में जो इनविजिबल सेंसरशिप हो रही है वो डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी पे बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और इस डिजिटल पुलिसिंग से अगर हम थोड़ा ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ आएं, तो वहां भी राइट्स को लेकर एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ऑर्डर चाहता है जबकि इंडिविजुअल राइट्स हमेशा लिबर्टी मांगते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजकल है ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026। हाँ, इस बिल का तो काफी विरोध हो रहा है। भारी विरोध हो रहा है। सिचुएशन ये है कि एनएचआरसी के एडवाइजर हरीश आयर ने इस पर अपना इस्तीफा तक दे दिया है और करीब 140 वकीलों और एक्टिविस्ट्स ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा है। तो इस विरोध की मेन वजह क्या है? वजह है इस बिल में आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड की कंपल्शन। अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने NASLA जजमेंट में साफ कह दिया था कि जेंडर आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्म पहचान का मैटर है। बिल्कुल कहा था। तो फिर बीच में एक मेडिकल बोर्ड को लाना, क्या ये एक इंसान की बॉडीली ऑटोनॉमी, उसके शरीर के अधिकार का हनन नहीं है? इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन की पेपर रियलिटी वर्सेस इंसान की पर्सनल रियलिटी की फाइट कह सकते हैं। कम्युनिटी और लीगल एक्सपर्ट्स का लॉजिक एकदम सही है कि ये नालसा जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 19 का सीधा वायोलेशन है। वही तो। किसी भी इंसान को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? तो फिर सरकार ये बोर्ड लाई क्यों रही है? उनका क्या लॉजिक है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग लॉजिक पर चलता है। जब स्टेट को रिजर्वेशन देना होता है या कोई वेलफेयर स्कीम लागू करनी होती है तो उन्हें पेपर पर एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया चाहिए होता है ताकि स्कीम का गलत फायदा ना उठाया जाए। एग्जैक्टली। सरकार को लगता है कि मेडिकल बोर्ड उस सच्चाई की पुष्टि करेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये बोर्ड एक ट्रांस पर्सन के लिए बहुत अपमानजनक और प्राइवेसी का हनन बन जाता है। ये इस बात की केस स्टडी है कि जब पॉलिसीज स्टेक होल्डर्स की सेंसिटिविटी को समझे बिना बनाई जाती हैं तो वो आज़ादी देने के बजाय उत्पीड़न का टूल बन जाती हैं। और पेपर रियलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती की बात करें तो सेंसस यानी जनगणना से जुड़ा एक ताज़ा अपडेट भी है इस रिपोर्ट में। हाँ, सेंसस एक्ट वाले नए रूल्स। बिल्कुल। सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 11 के तहत अब रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। अगर कोई सेंसस ऑफिसर ड्यूटी करने से मना करता है या डेलिबरेटली डेटा डिस्ट्रॉय करता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। इतनी सख्ती क्यों? देखिए, क्योंकि सेंसस सिर्फ एक हेड काउंट नहीं है। लोग सोचते हैं कि बस घर घर जाकर लोग गिने। हाँ, आम धारणा तो यही है। पर असल में ये आने वाले 10 सालों की पॉलिसीज, डिलिमिटेशन और बजट का DNA है। अगर ऑफिसर्स ड्यूटी में लापरवाही करेंगे और ओरिजिनल डेटा ही करप्ट हो जाएगा तो सोचिए सरकार के अरबों रुपए गलत जगह खर्च हो जाएंगे। पॉइंट है। इसलिए डेटा की सैंक्टिटी यानी पवित्रता बनाए रखने के लिए ये लीगल डंडा चलाया गया है। लेकिन एक तरफ जहां स्टेट सेंसस के जरिए अपने सिस्टम को और टाइट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम कुछ हिस्सों में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी देख रहे हैं। जैसे नागालैंड का केस ले लीजिए। FNTA वाला बिल्कुल नया डेवलपमेंट है। हाँ, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी यानी FNTA को सेटअप करने का बिल पेश हुआ है और इसके लिए 100 करोड़ से ज्यादा का बजट भी पास किया गया है। इसको पॉलिटिकल साइंस में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहा जाता है। अब जरा इस भारी भरकम टर्म को आम भाषा में डिकोड कीजिए। देखिए, आसान भाषा में कहें तो एक ही देश में सबके लिए एक ही साइज की शर्ट फिट नहीं होती। सही बात है। भारत जैसे विशाल देश में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन का दिल्ली या यूपी वाला मॉडल काम नहीं कर सकता। वहाँ की ट्राइबल कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ज़रूरतें एकदम अलग हैं। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कस्टम मेड पॉलिसीज देता है। FNTA उसी का एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल्स को उनके डेवलपमेंट की चाबी खुद उनके हाथों में सौंप रही है। ग्राउंड रियलिटी को बेहतर बनाने का एक और एक्सपेरिमेंट हमें हाईवेज पर भी देखने को मिल सकता है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत ही शॉकिंग डेटा रिलीज किया है। एक्सीडेंट्स वाला? हाँ, 2024 में करीब 4,73,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं और सिर्फ नेशनल हाईवे पर 52,600 मौतें हुई हैं। ये नंबर सच में बहुत डिप्रेसिंग है। इसलिए कमेटी ने रेकमेंड किया है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF की तरह ही हाईवेज के लिए एक नेशनल हाईवे सेफ्टी पेट्रोल बनाई जाए।
मुझे लगता है ये काफी पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हाईवे की सिक्योरिटी स्टेट पुलिस के हाथ में होती है। अब पुलिस के पास पहले ही लॉ एंड ऑर्डर का इतना प्रेशर है और उनकी जुरिस्डिक्शंस भी बटी हुई होती हैं। कि ये एरिया हमारा, वो एरिया उनका। एग्जैक्टली। और इस चक्कर में एक्सीडेंट के वक्त जो सबसे क्रूशल गोल्डन आवर होता है, उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। एक डेडिकेटेड फोर्स होने से सिर्फ पेट्रोलिंग ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि देश का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा सेफ हो जाएगा। तो सड़कों के इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो शायद ये नई फोर्स सेफ कर लेगी, लेकिन इस पूरे देश के सिस्टम को चलाने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका खुद का पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है? तो अब हम पॉलिटिकल फंडिंग की बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये हमेशा से ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो ट्रांसपेरेंट होने का दावा तो करता है, पर असल में काफी धुंधला है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी तो पेपर पर ही ज्यादा होती है। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नई रिपोर्ट ने इस धुंधलेपन पर थोड़ी रोशनी डाली है और नंबर्स काफी क्लियर हैं। पिछले साल बीजेपी को 5,522 डोनर से करीब 6,074 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और ऑपोजिशन का क्या फिगर है? कांग्रेस को लगभग 517 करोड़ रुपए मिले हैं। इस डेटा को हम कैसे समझें? अगर हम इसको प्योरली फाइनेंशियल लेंस से देखें, बिना किसी पॉलिटिक्स को लाए, तो ये सिंपली भारत की इलेक्शन मशीनरी की असली कॉस्ट दिखाता है। एक डेमोक्रेसी में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत हेवी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। बिल्कुल। और जो पार्टी पावर में होती है या जिसका फुटप्रिंट बड़ा होता है, कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल डोनर्स नेचुरली उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यह वोटर्स को एक आईना दिखाती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की फाइनेंशियल बैकबोन कहां से स्ट्रांग हो रही है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से हटकर आज के स्टैक में एक ऐसी चर्चा भी है जो हमारी जिंदगी, मौत और हमारे शरीर से सीधा जुड़ी है। डॉक्टर राजीव जयदेवन ने लिविंग विल्स को लेकर एक बहुत नया नजरिया सामने रखा है। लिविंग विल्स यानी इच्छा मृत्यु से जुड़ी वसीयत। हाँ, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले यंग लोगों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। हम तो यही सोचते हैं कि मेडिकल डिसीजंस या ऐसी वसीयतें तो 60-70 की उम्र के बाद की चीज है। एक 25 साल के यंग लड़के या लड़की को लिविंग विल क्यों चाहिए? क्योंकि एक्सीडेंट्स उम्र देखकर नहीं आते। लिविंग विल एक्चुअली आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी का सबसे अल्टीमेट फॉर्म है। कैसे? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये डिक्लेयर करता है कि अगर कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं कोमा में चली जाऊं और खुद अपने डिसीजंस ना ले सकूं, तो मेरे बॉडी के साथ क्या मेडिकल प्रोसीजर किया जाए। मतलब वेंटिलेटर पर रखना है या नहीं? एग्जैक्टली। क्या मुझे महीनों तक आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा जाए या नेचर को अपना कोर्स लेने दिया जाए? यूथ के लिए ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। ये इस बात की गारंटी है कि लाइफ के आखिरी पहलुओं में मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल होगा, ना कि किसी हॉस्पिटल या स्टेट का। स्टेट और मेडिकल डिसीजंस की बात करें तो NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का एक बहुत बड़ा एक्शन सामने आया है। उन्होंने ऑटिज्म के इलाज के नाम पर जो स्टेम सेल थेरेपी चल रही थी, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहाँ स्टेट एक बहुत सख्त लेकिन जरूरी प्रोटेक्टर के रोल में है। देखिए, साइंस के हिसाब से ऑटिज्म का कोई एस्टैब्लिश्ड क्योर नहीं है। पर पेरेंट्स तो क्योर चाहते हैं। वही तो, पेरेंट्स चमत्कार की उम्मीद में किसी भी एक्सपेंसिव और अनवेरिफाइड थेरेपी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी डेस्परेशन का फायदा उठाकर मार्केट में फ्रॉड चलने लगता है। NMC ने प्योरली साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर यह बैन लगाया है ताकि वल्नरेबल फैमिलीज का फाइनेंशियल और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो अगर मैं आज के इस पूरे डीप डाइव को समराइज करूं, तो हमने देखा कि चीजें कितनी डीप लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल। पश्चिम एशिया के समुद्र में अगर एक जहाज रुकता है, तो भारत अपनी फ्यूल रिजर्व्स को 76 दिन तक ले जाता है और डॉलर से किनारा करने की प्लानिंग करता है। एक तरफ हम आसमान में S-400 डिप्लॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ साइबर स्पेस में सरकार हर दिन 290 नोटिसेस भेजकर इनविजिबल बॉर्डर्स की हिफाजत कर रही है। और कंट्री के अंदर क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कभी सेंसस रूल्स टाइट करता है, कभी ट्रांस आइडेंटिटी के लिए मेडिकल बोर्ड जैसा कंट्रोवर्शियल स्टेप लेता है, तो कभी नागालैंड में ऑटोनॉमी डिसेंट्रलाइज करता है। किसी भी अवेयर नागरिक के लिए यही डॉट्स कनेक्ट करना सबसे जरूरी स्किल है, क्योंकि कोई भी घटना अकेले में नहीं होती। बिल्कुल, सब कुछ एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। और इसी इकोसिस्टम वाली सोच के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज हमने देखा कि स्टेट ऑयल और बॉर्डर सिक्योरिटी से आगे बढ़कर डेटा और डिजिटल आइडेंटिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो जरा सोचिए, क्या फ्यूचर की ग्लोबल वॉर्स जमीन और तेल के लिए लड़ी जाएंगी, या फिर आने वाले दशक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध
हमारे डेटा, साइबर स्पेस और हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को कंट्रोल करने के लिए होगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें बहुत जल्द अपनी रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। सही कहा। तो इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम कुछ और नए इश्यूज और उनके कनेक्शंस के साथ लौटेंगे। तब तक अपने आसपास की खबरों पर ध्यान रखिए, सवाल पूछते रहिए और हाँ, डॉट्स कनेक्ट करते रहिए।